नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेंद्र यादव। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च करता है। इंडिया के कई एयरफील्ड्स पर बम गिराए जाते हैं पाकिस्तान की एयरफोर्स के द्वारा। श्रीनगर, अम्बतीपुर, पठानकोट, अमृतसर, इंडिया के टोटल 11 एयरफील्ड्स पर अटैक किया जाता है। उस शाम को भारत की प्राइम मिनिस्टर श्री इंदिरा गांधी रेडियो पर एक मैसेज जारी करती हैं देश की जनता के लिए। कहती हैं कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने एक जंग छेड़ दी है। इंडियन फोर्स उस अटैक का जवाब देती है और कुछ इस प्रकार शुरुआत होती है इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 की। एक ऐसी वॉर जिसके अंत में एक नए देश का जन्म होता है बांग्लादेश के रूप में। क्या कारण था, क्यों हुई ये वॉर, क्यों बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ादी चाहता था, भारत का क्या रोल रहा इस पूरी कहानी में, आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग होने के रीजन तो कई थे, लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन था वो था लैंग्वेज को लेकर। ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली लोग रहते थे और बंगाली भाषा बोलते थे, और जो वेस्ट पाकिस्तान में लोग रहते थे वो उर्दू भाषा बोलते थे। जिन्ना और उसके कई एडवाइजर ये मानते थे कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान तभी एकजुट हो सकते हैं जब वो एक भाषा बोलें, और उनके मायने में ये भाषा होनी चाहिए थी उर्दू। लेकिन ईस्ट बंगाल में रहने वाले लोग बंगाली भाषा बोलते थे। पाकिस्तान में 56% मुसलमान लैंग्वेज सिर्फ बंगाली में ही बात करते थे। 21 मार्च 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना ने ढाका में एक ऐतिहासिक स्पीच दी थी और साफ साफ कहा था कि पाकिस्तान की स्टेट भाषा सिर्फ और सिर्फ उर्दू होगी और उसके सिवाय कोई भी भाषा नहीं बोली जाएगी। इस स्पीच के बाद ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले बंगाली लोगों के बीच आक्रोश बढ़ गया। जो ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली लोग थे उन पर फोर्स किया जाने लगा कि वो उर्दू भाषा में ही बात करें, उर्दू लैंग्वेज ही, आर्मी हो या और कोई भी काम उसमें उर्दू लैंग्वेज का ही इस्तेमाल किया जाएगा। उन पर फोर्स किया जा रहा था उर्दू भाषा को लेकर। इसके बाद बंगाली भाषा आंदोलन की शुरुआत होती है। स्टूडेंट एंड पॉलिटिक्स कार्यकर्ता एक बड़ा विरोध करने के लिए इकट्ठा होते हैं। पाकिस्तानी सेना उन पर खुलेआम गोलीबारी करती है और इस घटना में 29 लोगों की मौत हो जाती है। पहचान में मात्र 5 ही लोग आते हैं। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है भविष्य में। 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ जाता है। युद्ध के बाद ईस्ट पाकिस्तान की जो रक्षा थी वो कमज़ोर हो जाती है। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में जो आर्थिक और राजनीतिक असंतुलन था वो और उभर के आने लगता है इस वॉर के बाद। ईस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पार्टी अवामी लीग के जो लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, वो वेस्ट पाकिस्तान की सरकार के सामने 6 डिमांड रखते हैं। ये डिमांड कुछ इस प्रकार की होती हैं कि पाकिस्तान को हिलाकर रख देती हैं। ये डिमांडें कुछ इस प्रकार की थीं कि जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान इन दोनों की करेंसी अलग अलग हों, ईस्ट पाकिस्तान के लिए मिलिट्री फोर्स अलग हो। इसी प्रकार की उनकी 6 डिमांडें ईस्ट पाकिस्तान को एक स्वतंत्र देश बनाने जैसी थीं। ये सब सुनकर वेस्ट पाकिस्तान की जो सरकार थी वो इन सभी डिमांडों को रिजेक्ट कर देती है और वेस्ट पाकिस्तान की सरकार कहती है कि ये डिमांड देश के खिलाफ है, ये देश को बांटने जैसी है। 9 जून 1968 उस समय पाकिस्तान में आयूब खान की सरकार थी। अवामी लीग पार्टी के जो लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है पाकिस्तान की सरकार द्वारा, और उनके साथ 34 बंगाली और मिलिट्री ऑफिसर्स को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट करने के बाद जो बंगाली लोग थे वो सड़कों पर उतर आए और विरोध करना शुरू कर दिया। 22 फरवरी 1969 को पाकिस्तान की सरकार ने शेख मुजीबुर रहमान को जेल से रिहा कर दिया। लोगों का आक्रोश काफ़ी बढ़ चुका था। ये सब देखते हुए पाकिस्तान की सरकार में जो सत्ता पर बैठे हुए थे आयूब खान, वो सत्ता से इस्तीफा दे देते हैं और जनरल यहाँ खान को सत्ता सौंप देते हैं। जनरल यहाँ खान लोगों को प्रॉमिस करते हैं कि वो पाकिस्तान में पहली बार जनरल इलेक्शन करवाएंगे। 1970 में पाकिस्तान में इलेक्शन करवाए जाते हैं और ये इलेक्शन के रिजल्ट चौंकाने वाले होते हैं। ईस्ट पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स पार्टी थी अवामी लीग, वो इस चुनाव को जीत जाती है। 313 सीटों में से 167 सीट अवामी लीग जीत जाती है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये थी कि अवामी लीग वेस्ट पाकिस्तान में एक भी सीट नहीं जीतती है, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी पीपीपी, वो वेस्ट पाकिस्तान में 86 सीट जीतती है, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में एक भी सीट नहीं जीतती। इस रिजल्ट से मालूम पड़ता है कि जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, इन दोनों के बीच में जो नफरत की दरार थी वो कितनी गहरी थी। पीपीपी पार्टी के जो सीनियर लीडर थे जुल्फिकार अली भट्टो, वो जनरल यहाँ खान से जो इलेक्शन रिजल्ट थे उन्हें कैंसिल करने के लिए बात करते हैं, और जनरल यहाँ खान ऐसा ही करते हैं। जनरल यहाँ खान 1 मार्च 1971 को इलेक्शन रिजल्ट को कैंसिल करने की अनाउंसमेंट कर देते हैं। ये सब सुनकर जो ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले लोग थे वो और ज़्यादा आक्रोश हो गए और आज़ादी के नारे लगाने लगे। 7 मार्च 1971 को इलेक्शन रिजल्ट कैंसिल होने के बाद
जो पॉलिटिक्स पार्टी थी अवामी लीग, वो ईस्ट पाकिस्तान के सपोर्ट में उतरती है। ईस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पार्टी के जो लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, वो ऐतिहासिक स्पीच देते हैं और आज़ादी के नारे लगाए जाते हैं। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान की सरकार एक भयंकर जेनोसाइड प्लान करती है, ऑपरेशन सर्चलाइट। इसका ऑब्जेक्ट ये होता है कि जो भी आज़ादी की पॉपुलर लोग डिमांड कर रहे हैं उनको पकड़ पकड़ के मार डालो। 25 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया जाता है और उन्हें वेस्ट पाकिस्तान ले जाया जाता है। शेख मुजीबुर रहमान ने अरेस्ट से पहले ईस्ट पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया था और कहा था कि अब से हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हैं, अब से हम बांग्लादेश हैं। 27 मार्च 1971 को मेजर जिया उर रहमान अनाउंसमेंट करते हैं कि अब से बांग्लादेश आज़ाद देश है। इसी रात को ढाका यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान की आर्मी द्वारा हमला किया जाता है और इस हमले में 7,000 स्टूडेंट मारे जाते हैं। ऑपरेशन सर्चलाइट के द्वारा एक हफ्ते में 30,000 लोगों का नरसंहार किया जाता है। ढाका शहर में रहने वाले लोग शहर छोड़कर भाग रहे थे। सेना से नियुक्त पत्रकार एंथोनी मास्करनिहाश यूनाइटेड किंगडम भाग जाते हैं और 13 जून 1971 को संडे टाइम्स में वो एक आर्टिकल प्रकाशित करते हैं और वो अपने द्वारा देखे गए ईस्ट पाकिस्तान में नरसंहार को उस आर्टिकल में उसका वर्णन करते हैं। उसके बाद जाकर पूरी दुनिया को पता चलता है कि बांग्लादेश यानी ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले लोगों पर किस प्रकार का जुल्म किया जा रहा है। इंदिरा गांधी जब इस आर्टिकल को पढ़ती हैं तो मोटिवेट होती हैं और ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की मदद करने के लिए वह आगे बढ़ती हैं। 28 अप्रैल 1971 को इंदिरा गांधी जनरल सैम मैनेक्सो से कहती हैं कि जंग की तैयारी की जाए, लेकिन वो कहते हैं कि इतनी जल्दी हम जंग नहीं जीत सकते, इसलिए वो मना कर देते हैं पहले। लेकिन इंदिरा गांधी को उन पर विश्वास था और फिर कुछ दिन बाद उनके काम की शुरुआत होती है मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने से। जुलाई 1971 आते आते इंदिरा गांधी अब ईस्ट पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान बुलाना बंद कर दिया है। अब ईस्ट पाकिस्तान को इंदिरा गांधी बांग्लादेश के नाम से बुलाने लगी हैं। अभी तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई भी जंग देखने को नहीं मिली थी, लेकिन 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च करता है और इंडिया के कई एयरफील्ड्स पर हमला बोल देता है। पाकिस्तान को ये डर था कि इंडिया कभी भी इस जंग में मिलिट्री का इस्तेमाल करके हिस्सा ले सकता है और बांग्लादेश को आज़ादी में उसकी मदद कर सकता है। इसके बाद इंडिया इस वॉर में एंट्री करता है और इंडिया की एंट्री करने के तुरंत बाद पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन अपील करता है कि इंडिया को सीज फायर के लिए फोर्स किया जाए। 4 दिसंबर 1971 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बैठक हुई और चर्चा हुई। उसके बाद अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, लेकिन सोवियत यूनियन इंडिया का समर्थन करता है। भूटान पहला देश बनता है बांग्लादेश को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला। उसके बाद इंडिया भी बांग्लादेश को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे देता है। 12 दिसंबर तक आते आते इंडिया और पाकिस्तान की इस वॉर में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ रहा था। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेशी मंत्री न्यूयॉर्क जाते हैं अमेरिका से बातचीत करने के लिए कि किस तरह से इंडिया के ऊपर सीज फायर का केस बनाया जाए, लेकिन इस बातचीत में 4 दिन लगते हैं और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पाकिस्तान की मिलिट्री ऑलरेडी सरेंडर कर चुकी थी इंडिया मिलिट्री के सामने। 16 दिसंबर 1971 को इंडियन आर्मी ढाका शहर को चारों ओर से घेर लेती है और 30 मिनट दिए जाते हैं पाकिस्तान की मिलिट्री को सरेंडर करने के लिए। 16 दिसंबर 1971 को शाम 5 बजे पाकिस्तानी जनरल नियाजी और उनके साथ उनके 93,000 पाकिस्तानी सैनिक इंडिया की सेना के सामने सरेंडर कर देते हैं और इसके बाद कुछ इनकम्प्लीट रूल को कंप्लीट किया जाता है और उसके बाद एक नए देश का जन्म होता है बांग्लादेश के रूप में। इस स्टोरी में कहीं भी मुझसे कोई गलती हो तो इसके लिए मुझे माफ़ करना। थैंक्स।